नमस्कार साथियों, मैं हर्ष त्यागी स्वागत करता हूं आपका यूवी ऑर्गेनिक पर्माकल्चर फार्म के यूट्यूब चैनल यूवी ऑर्गेनिक में। भारत सरकार आज हमारे देश के किसानों से रासायनिक खेती को छोड़कर प्राकृतिक एवं जैविक कृषि को करने के लिए आग्रह कर रही है। इसी कारण से हमारे देश के अभी प्रस्तुत हुए बजट में जैविक एवं प्राकृतिक खेती के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। लेकिन हमारे देश के किसानों में जैविक एवं प्राकृतिक खेती को लेकर कुछ कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। कुछ किसानों का यह मानना है कि प्राकृतिक खेती एवं जैविक खेती दोनों अलग विषय हैं। तो आज इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए और जैविक एवं प्राकृतिक खेती को ठीक से समझने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं श्री शिव कुमार जी, जो आज हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करेंगे। सर नमस्कार। जी नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत। जी शुक्रिया। मेरा नाम शिव कुमार सिंह है। मैं मेरठ उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं और पिछले 18-20 सालों से नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो क्षेत्र है उसमें हम लोग कार्य कर रहे हैं। और मेरठ के आसपास और भारत के जो दूसरे क्षेत्र हैं वहाँ से काफ़ी सारे किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनको कोई भी समस्या आती है तो फ़ोन से, व्हाट्सएप से या किसी भी मीडिया के थ्रू हम लोग कनेक्टेड रहते हैं और उनकी समस्या का समाधान करते हैं। जिन लोगों के मन में जैविक और प्राकृतिक खेती को लेकर के संशय है, आज प्रयास करेंगे कि उस संशय को दूर किया जाए। शिव कुमार जी, आज हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से जो ये कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है हमारे किसान भाइयों में, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। जी मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगा जिनके मैं चाहूंगा कि आप हमारे सभी दर्शकों को उत्तर दें। जी सर, मेरा आपसे जो आज के इस वीडियो के लिए जो पहला प्रश्न है वो ये है कि सर, जैविक खेती एवं प्राकृतिक खेती में, जैसा कि कुछ किसानों का मानना है ये दोनों खेती अलग विषय है, आपके हिसाब से दोनों खेतियों में, यानी जैविक खेती हो चाहे प्राकृतिक खेती हो, उसमें क्या अंतर है? जी, बहुत अच्छा सवाल है सर। एक्चुअली हमारे देश में जो किसान हैं, जहाँ तक मैं देखता हूँ, उसमें 3 तरह के किसान हैं। पहला तो वो किसान है जो कंप्लीटली जैविक या प्राकृतिक कर रहा है। ठीक। दूसरा वो किसान है जो कंप्लीटली रासायनिक कर रहा है। ठीक है। और तीसरा वो है जो दोनों का सेमी कर रहा है, मतलब एक बीच का रास्ता निकाल के खेती कर रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि जैविक और प्राकृतिक खेती क्या है। ठीक है। देखिए, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अच्छा। जैविक खेती का मतलब है कि जो भी आदान है या जो भी हम कल्चरल प्रैक्टिसेस करते हैं अपनी खेती में, ठीक, वो सब मिला जुला करके जैविक खेती को बनाया गया है। ये एक ऐसा टर्म है जो वर्ल्ड वाइड, इंडिया में ही नहीं बाहर के देशों में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इवन एपिडा, एनसीएफ या जो भी खेती से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं वो सब ऑर्गेनिक को जानती हैं। ठीक है। प्राकृतिक खेती का जो चलन है वो हमारे केवल भारत देश में ही है। ठीक है। आगे आने वाले समय में कुछ अच्छे हो सकता है कि जहाँ पर देसी गाय को चाहने वाले लोग हैं या सुभाष पालेकर जी को फॉलो करने वाले लोग हैं, वो प्राकृतिक खेती को बढ़ाएं किसी भी बाहर के देश में। लेकिन जहाँ तक भारत की बात है, वहाँ पर देसी गाय जो है उससे आधारित जो इनपुट्स हमको मिलते हैं, उनका जब हम इस्तेमाल अपनी खेती में करते हैं तो वो प्राकृतिक खेती को माना जाता है। यानी कि जो प्राकृतिक खेती है वो सुभाष पालेकर जो एक कृषि ऋषि हुए हैं और बहुत ही बुद्धिजीवी हैं हमारे देश में, महाराष्ट्र के हैं, और उन्होंने जीवामृत, घनजीवामृत और दूसरे जो ऐसे बॉटनिकल फॉर्मुलेशंस हैं जिनका हम दसपर्णी और नीमास्त्र, ये सब जो देसी तरीके हैं, इनका इस्तेमाल करके जो खेती होती है, उनका मानना ये है कि बाजार से कोई भी चीज़ नहीं लानी है। ठीक है। वो सब कुछ अपने फार्म पे ही, और एक देसी गाय जो है लगभग 30 एकड़ ज़मीन जो है उसको जैविक प्राकृतिक खेती में कन्वर्ट किया जा सकता है, बिना रसायन मुक्त खेती में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो प्राकृतिक खेती माने बाहर से, बाजार से कनेक्टेड नहीं रहना है, सब कुछ अपने फार्म पे करना है। उसमें देसी तरह के बीजों का इस्तेमाल करना है, जीवामृत, घनजीवामृत लगाना है, और जो देसी फॉर्मुलेशन जो अपने खेत और खेत के आसपास के खरपतवार होते हैं उनसे जो बायोपेस्टिसाइड्स बनते हैं, यानी कि देसी फॉर्मुलेशंस बनते हैं कीट और बीमारियों को कंट्रोल करने के, उसमें गाय से उत्पाद जो जैसे दही है, लस्सी है, घी है, इनका भी इस्तेमाल होता है। तो ये प्राकृतिक खेती है। और जैविक खेती जो है वो एक पूरा वर्ल्ड वाइड है। उसमें चाहे आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे कंपोस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे बायोपेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं,
कई सारी चीज़ों को मिला करके जो एक खेती को नाम दिया गया है जैविक खेती, वो जैविक खेती है। उनके पास लेबर है, उनके पास करने की खुद क्षमता है, तो वो प्राकृतिक खेती को स्वीकार कर सकते हैं। और यदि उनको लगता है कि भाई देसी गाय और उससे बनी हुई चीज़ों से हम नहीं कर पाते हैं, तो वो जैविक खेती को एक्सेप्ट कर लें। क्योंकि अगर लेबर नहीं है या दूसरी चीज़ें नहीं है, तो फिर हमको बाजार पे थोड़ा बहुत डिपेंड रहना पड़ेगा। तो बाजार के लिए फिर जैविक खेती टर्म का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ से आप वर्मी कंपोस्ट भी बना सकते हैं, कंपोस्ट भी ले सकते हैं बाहर से, ट्राइकोडर्मा, बावेरिया बेसियाना, जो ऐसे कंपनीज हैं या गवर्नमेंट सेक्टर बना रही हैं कुछ ऐसे देसी फॉर्मुलेशंस या मित्र जीव, उनको लेकर के आप खेती कर सकते हैं। मकसद हमारा ये होना चाहिए कि हम अपनी खेती को जहर मुक्त कैसे करें। जहर मुक्त खेती होगी तो हम प्रकृति को और अपनी मिट्टी को बचा सकते हैं। और यदि हमने जैविक या प्राकृतिक में से कुछ भी नहीं किया और रासायनिक करते चले जाएंगे, तो हम आने वाली संतति या हमारी जो जनरेशन है, हम उसे क्या देंगे? बीमार मिट्टी और बीमार प्रकृति, या कह सकते हैं कि दूषित वातावरण देंगे। वो हमको सोचना चाहिए। और ये एक प्रश्न चिन्ह हमारे सामने है कि जो आगे से ऑडियंस देख रहे हैं, उनके मन में ये सवाल जरूर आना चाहिए कि आखिर हमें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। तो शिव कुमार जी, जैसे आपने बताया कि जैविक खेती और प्राकृतिक खेती दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मेरा यहाँ पर एक दूसरा सवाल बिल्कुल इससे जुड़ा हुआ सही है कि किसान को अगर रासायनिक खेती को छोड़कर शुरू करना है तो उसे किस ओर जाना चाहिए? जैसे कि आपने बताया कि दोनों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, चाहे जैविक कृषि हो चाहे प्राकृतिक कृषि हो, दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से थोड़े हद तक भिन्न है, अलग है। तो एक नया किसान जो कि रसायनों को छोड़कर खेती करना चाहता है, उसे कैसे शुरू करना चाहिए? उसे जैविक खेती पे जाना चाहिए या उसे प्राकृतिक खेती पे जाना चाहिए? वो किस प्रकार शुरू करे? क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों ही खेतियों में किसानों की सोच और किसानों का जो काम करने का तरीका है वो अलग है। तो कैसे शुरू करे एक नया किसान जो रसायन को छोड़ रहा है? तो जो किसान जैविक या प्राकृतिक खेती शुरू करना चाहते हैं, तो मैं उनसे ये आग्रह करूंगा, यदि उनके पास थोड़ी जमीन है, अपने खाने के लिए करना चाहते हैं, तो 1-2 बीघे से शुरू करें प्योर, और बाकी जमीन में केमिकल्स कम कर दें। जैसे आपने देखा होगा बाजार में 4 तरह के केमिकल्स आते हैं जिन पे निशान बने होते हैं ट्रायंगल वाले। उनमें पहला निशान हरा होता है, फिर ब्लू होता है, मतलब हरा, पीला, नीला और लाल जी। तो लाल वाला सबसे ज्यादा हैवी पेस्टिसाइड्स होते हैं, जिनका अवशेष, मतलब जिनका रेजिडुअल इफेक्ट लंबे समय तक रहता है मिट्टी, पानी, हवा में। और उसके बाद फिर पीला होता है जो उससे थोड़ा कम जहरीला होता है, नीला उससे भी कम होता है, और ग्रीन कलर के जो होते हैं वो सेफ होते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पर एक टेक्निक आई IPM, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, तो उस टेक्निक में भी इसी का इस्तेमाल करते हैं। तो जो ये चारों तरह के पेस्टिसाइड्स हैं ये बाजार में मिलते हैं। तो जो शुरुआत कर रहे हैं केमिकल खेती की, मतलब ऑर्गेनिक खेती की, और केमिकल्स को छोड़ना चाहते हैं, तो वो ग्रीन और ब्लू कलर के जो पेस्टिसाइड्स हैं और IPM, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट, इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए वो आप शुरू कर सकते हैं। मतलब 1-2-4 बीघे में अपने खाने के लिए आप प्योर करिए, बाकी जमीनों में आप IPM अपनाइए, यानी कि संतुलित खेती करिए, बीच का रास्ता निकालिए। ठीक बात। तो अगर जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की शुरुआत करनी है तो 1-2 बीघे, 4 बीघे से अपने खाने के लिए शुरू करें, लेकिन बाकी जमीन में भी उसी दृष्टि से आप थोड़ा थोड़ा शुरुआत कर दें। उसमें कोशिश जब जरूरत हो कीट बीमारी को रोकने की, तो आप नीले और हरे रंग के पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करें, और यूरिया, DAP या सिंगल सुपर फास्फेट हल्की मात्रा में जितनी जरूरत है उतना इस्तेमाल करते रहें, और जमीन में जीवामृत, घन जीवामृत वो सब चलाते रहें, तो जमीन आपकी धीरे धीरे उसमें कन्वर्ट होने लगेगी। तो आपको जैविक खेती और प्राकृतिक खेती करने में आने वाले 1 से 2 साल में आसानी हो जाएगी। फिर आपका उत्पादन कम नहीं होने का है। मैंने बताया शुरू में ही कि आप पैसे के लिए खेती कर रहे हैं, तो पैसे की कम ना हो, मतलब आपकी आर्थिक सिस्टम ना गड़बड़ाए, तो इसके लिए बेशक से आप मंडी में ही बेचें, उसको ऑर्गेनिक में ना बेचें, लेकिन आपकी जमीन जो है उस लायक हो जाएगी आने वाले 2-3 सालों में कि आप अगर प्योर फॉर्म में भी ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। मिट्टी स्वस्थ होने लगेगी। मिट्टी स्वस्थ होने लगेगी, जीवांश कार्बन बढ़ने लगेगा। तो जैसा आपने अभी बताया कि हमारे जो किसान भाई है जो नया शुरू करना चाहते हैं जैविक या प्राकृतिक खेती को, वो पेस्टिसाइड्स में लाल और पीले कलर वाले जो पेस्टिसाइड्स हैं उनको बंद कर दें। अब यहाँ पर एक सर दूसरा सवाल खड़ा होता है कि जैविक या प्राकृतिक खेती में सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो कीट नियंत्रण की आती है। बिल्कुल।
तो कीट नियंत्रण अगर मान लीजिए कोई आदमी करना चाहता है जैविक या प्राकृतिक खेती के तरीके से, वो किस प्रकार से कर सकता है? मतलब क्या इसमें उपचार है उनके कि किस तरीके से अपने फसल को बचा ले वो? अगर आप नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले तो हमें पैटर्न बदलना पड़ेगा। उसके लिए बीज को उपचारित करें, मिट्टी को उपचारित करें। अब बीज को मिट्टी को उपचारित करने के लिए बहुत सिंपल सिस्टम है कि आपने जो है लस्सी सबके घर में होती है। जो किसान है, मैं समझता हूँ 1-2 पशु सबके यहाँ रहते ही हैं। जी बिल्कुल। दही और लस्सी सबके पास है। बिल्कुल। आप उसको दही और लस्सी और गौमूत्र ना मिले तो किसी भी पशु का मूत्र आप ले लीजिए, उससे भी आप उपचारित कर सकते हैं। हल्दी से आप उपचारित कर सकते हैं। तो बीज को फैला लीजिए, लस्सी इतनी मात्रा में लीजिए जितना आप बीज पे पूरी तरीके से उसको लेयर चढ़ा सकें। उसमें थोड़ा सा गुड़ डालिए, चिपकाने की अगर जरूरत पड़ती है तो उसमें थोड़ा सा राख भी डाल दीजिए। जैसे गेहूं का मैं एक उदाहरण लेता हूँ, अब 30 से 35 किलो बीज एक अड़कम लगता है। आप बीज को फैला लीजिए, उस पर लस्सी डाल दीजिए करीबन 200-250 ग्राम, और या लस्सी में ही आप गुड़ और राख घोल लीजिए और उसमें हल्का सा पानी मिलाएं और उसको छींटा दे दें और बीज को अच्छे से मिक्स कर लें। ये 2 घंटे पहले कर लें या 1 दिन पहले रात को कर लें। ठीक है। तो आप जब इस बीज को बोएंगे, जर्मिनेशन परसेंटेज आपका अच्छा आएगा। अगर बीज में जरा सा भी भ्रूण बचा हुआ है, उसमें शक्ति बची हुई है, तुरंत जमेगा। दूसरा, बीमार वो पौधा जो खड़ा होगा वो रोग मुक्त होगा, बीमारी उसमें नहीं आएगी। कीट तो ये कंट्रोल नहीं करता है। कीट कंट्रोल करने के लिए अगर कहीं नीम की खली मिलती है आपको तो नीम की खली ले सकते हैं, या अगर आपने कुछ कंपोस्ट ऐसा बनाया हुआ जिसमें नीम की खली या दूसरे खरपतवार ऐसे डाले हुए हैं, मतलब ऐसे जो वीड्स जो पशु नहीं खाते हैं वो आप कंपोस्टिंग में डाले हुए हैं, तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं ज़मीन के अंदर खेत को तैयारी करते समय। वो आप उसमें डाल दीजिए। तो बीज आपने उपचारित कर लिया। ज़मीन को उपचारित करने के लिए अगर आप जैविक में जा रहे हैं तो आप ट्राइकोडर्मा ले सकते हैं, सूडोमोनास ले सकते हैं 1 से 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। यदि आपने वो डिपेंड करता है कि बीमारी कितनी रहती है आपकी ज़मीन के अंदर। यदि आपका कीट की समस्या रहती है, जैसे दीमक है, सफ़ेद सूंडी है, तो उसके लिए आप बवेरिया मेटाराइजम ले सकते हैं। नीम का तेल भी ले सकते हैं जो मार्केट में आसानी से उपलब्ध है, वो आप ज़मीन में डाल सकते हैं। ठीक है। वो आपने बीज और मिट्टी को उपचारित कर लिया। मिट्टी को उपचारित करने के लिए आखिरी जुताई जब आप करते हैं तब उसमें ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास मिला दीजिए। अगर वो भी नहीं है, नीम का तेल मिला दीजिए। और वो भी नहीं है तो आप कंपोस्ट में जो आपने ऐसी चीज़ें मिलाई हुई हैं जो मैंने वीड्स बताए आपको, वो भी आप डाल सकते हैं। तो ज़मीन को उपचारित जब आपकी हो जाएगी, बीज को उपचारित हो जाएगी, तो बीमारी आपका लगभग 60 से 70% कम हो जाएगी। क्योंकि बीमारी के जो कीटाणु होते हैं वो ज़मीन में होते हैं और जैसे ही मौसम अनुकूल होता है वो पत्तियों पर जाते हैं। जैसे ब्लाइट है, एंथ्राक्नोज है, या रतुआ है, ब्लास्ट है, धान में आता है जो BLB है, मतलब जो जीवाणु से होने वाली बीमारी है। ये सब ज़मीन के अंदर विषपोर होते हैं। इनके मौसम के अनुकूल होते ही ये ज़मीन से उड़ के पत्ती पर आने लगते हैं। तो दूसरा, कभी कभी मौसम फेवरेबल कंडीशन में जब होती है तब ये बीमारी कीट आते हैं। तो उस समय अगर बाद में आ रहे हैं तो उसके लिए आप बहुत देसी फॉर्मुलेशंस बना सकते हैं। आप कोई भी मिट्टी का घड़ा लीजिए या कोई बर्तन लीजिए, उसमें आप लस्सी डालिए। मान लीजिए 10 लीटर आपने लस्सी डाल लिया, 10 लीटर गौमूत्र डाल लिया, उसमें थोड़ा सा तांबे का टुकड़ा डाल दीजिए, लोहे की छड़ डाल दीजिए, या संगमरमर के पत्थर डाल दीजिए। जो भी आपको ऐसी चीज़ें लगती हैं वो आप उसमें डाल दीजिए और उसको 15-20 दिन सड़ाएं। फिर उसमें से आप 1 से 2 लीटर उसके कंसंट्रेशन के हिसाब से एक टंकी में डालिए और उसका स्प्रे कीजिए। जो प्राकृतिक खेती में सुभाष पालेकर जी वाले मेथड में बताया गया है, आप 10 पर्णी अर्घ बना सकते हैं, नीमास्त्र बना सकते हैं, अग्नियास्त्र बना सकते हैं। उसमें सब जो लोकल वीड्स हैं उन्हीं का इस्तेमाल होता है। तो वो आप उसमें लेकर के तैयार कर लीजिए, अपने फार्म पे तैयार कर लीजिए। जब भी ऐसी समस्या है तब रोक सकते हैं। तो सकिंग पेस्ट के लिए आप जो है, जो चूसने वाले कीट हैं, उनके लिए नीले और पीले या गुलाबी रंग के ट्रैप लगा दीजिए। मतलब कोई भी इस कलर के आपने प्लास्टिक के गत्ते लिए या कोई भी बाजार से आप ले सकते हैं, बने बनाए भी आते हैं, ये कई सारी कंपनियां बनाती हैं। उन पर ग्रीस और तारपीन का तेल लगा दिया और खेत में खड़ा कर दिया। दूसरा, लाइट ट्रैप। जितने भी कीट होते हैं ये सब लाइट उनको अट्रैक्ट करती है। तो आप दोनों को मिक्स भी बना सकते हैं। एक प्लास्टिक का जैसे डालडा का एक डब्बा आता है, वो आप ले लीजिए, उसके ढक्कन में छेद कीजिए, बल्ब टांग दीजिए। ठीक है। और जो 4 उसके पार्ट होते हैं उन चारों को काट लीजिए और उनको ऐसे फैला दीजिए। तो उन फैले हुए पार्टों पे आप जो है ग्रीस या तारपीन का तेल लगा दीजिए। नीचे जो तली बची है उसमें पानी डाल के मिट्टी का तेल डाल दीजिए या कोई कीटनाशक डाल दीजिए और बल्ब टांग दीजिए। शाम को 3 घंटे आपको ये जलाना है, तो आपका ये कंट्रोल हो जाएगा। जितने भी सूंडी है वो भी कंट्रोल हो जाएंगी और जो सकिंग पेस्ट हैं वो इसमें आकर के चिपक जाएंगे और जो सूंडी के मेल फीमेल हैं वो सब घूम घूम के उसमें गिर के मर जाएंगे।
ये कीट कंट्रोल हो सकता है। इसके अलावा जो सब्जियां आप लगाते हैं तो फेरोमोन ट्रैप्स आते हैं, जैसे फ्रूट फ्लाई के लिए आता है, वो आप लगा सकते हैं। और जो मैंने बताया देसी तरीका है, अग्नियास्त्र और ये सब बना सकते हैं। मतलब जैविक खेती करने के लिए ये सब चीज़ें बहुत आसानी से आप अपने फार्म पे कर सकते हैं और बहुत टफ नहीं है बीमारी और कीट को कंट्रोल करने के लिए। तो कुल मिला के बात करें तो जैविक और प्राकृतिक खेती में कीट लगने के बाद भी उपचार है? बिल्कुल है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर एक बार आपकी फसल पे कीट आ गया तो आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल कर सकते हैं। हमें ध्यान शुरू से ही रखना है। जब आप जैविक या प्राकृतिक खेती करते हैं तो ये मित्र जीव अपने आप आने लगते हैं। दूसरा, जब आप जीवामृत घनजीवामृत जमीन में लगाते हैं तो जमीन के जो केंचुए जो खत्म हो गए हैं केमिकल खेती में, वो सब अपने आप वापस आने लगते हैं, जमीन के जड़ क्षेत्र में काम करने लगते हैं। यानी कि देसी गाय के गोबर में वो पावर होती है कि जैसे ही आपने उसको जमीन में दिया, उसकी महक से अगर जमीन के 10 या 20 फुट पर भी मित्र जीव बैठा है जो अपने आप को छुपा के बैठा है, तो वो वापस जड़ क्षेत्र में आकर के काम करने लगेगा। अच्छा, अब एक सवाल ये आता है कि जैसे जैविक या प्राकृतिक खेती है, उसमें ज़्यादातर कहा जाता है या सुझाव दिया जाता है कि आप देसी बीजों पर ही काम करें। तो क्या हाइब्रिड सीड्स से या हाइब्रिड बीजों से प्राकृतिक या जैविक खेती संभव नहीं है? देखिए, कोशिश तो ये कीजिए कि देसी बीज ही मिले। देसी बीज को इसलिए सेलेक्ट किया जाता है क्योंकि देसी बीज के अंदर रेजिस्टेंस पावर होती है बीमारी और कीट को कंट्रोल करने की। ठीक है। दूसरा, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। जब आप देसी बीज आप जैविक या प्राकृतिक खेती में तैयार करते लगाते हैं उसको, तो उसका जो स्वाद होगा वो हाइब्रिड से अच्छा होगा। सब प्राइवेट कंपनियों का जाल है जिससे कि किसान बाजार से ही वो बीज खरीदे। तो जैविक खेती और प्राकृतिक खेती का कॉन्सेप्ट ही ये है कि हम जो है अपना बीज, अपनी दवाई, अपना खाद, सब कुछ अपना होगा, तो बाजार पर निर्भर ही नहीं रहना होगा। तो देसी बीज में वो सब चीज़ें होती हैं, क्वालिटी के साथ साथ वो बीमारी और कीट को भी कंट्रोल करती हैं, और उसका जो स्वाद होगा वो हाइब्रिड या दूसरे जो बीज हैं उनसे बेस्ट होगा। ये उन लोगों से पूछे जो लोग इस खेती को कर करके उन चीज़ों को खाते हैं, उनका स्वाद उन्होंने लिया हुआ है। अब से आप 50 साल पहले चले जाइए, जब हमारे घरों में दाल बनती थी, उसका जो स्वाद था, लौकी का जो स्वाद था, वो स्वाद भूलने से भी नहीं भूलता है। आज आप देख लीजिए मार्केट में जितने भी सब्जियां आ रही हैं, वो सब ऐसा स्वाद है उनका क्योंकि वो देसी बीज नहीं है, वो हाइब्रिड सीड्स हैं। उनको क्वांटिटी, पैदावार तो खूब दे देंगे वो, लेकिन स्वाद नहीं मिलेगा वहाँ आपको। तो जैविक खेती, प्राकृतिक खेती में देसी बीज इसीलिए स्वीकार किए जाते हैं, इसीलिए उनको लगाना चाहिए क्योंकि उनका स्वाद के साथ साथ में वो जो है बीमारी और कीट से भी आपको बचाते हैं, फसल को बचाते हैं। तो शिव कुमार जी, जैसा आपने अभी हमें बताया कि जैविक या प्राकृतिक खेती करने से हमारे जो उपभोक्ता है उनको अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा भोजन मिलेगा, किसानों को किस प्रकार कीट नियंत्रण करना है, आपने बहुत सारे पहलू पर बात की। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है किसान की दृष्टि से कि आर्थिक रूप से एक किसान को जैविक या प्राकृतिक खेती करने से क्या लाभ होगा, अगर हम एक किसान के तौर पर बात करें तो? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, आज जो खेती किसान कर रहा है वो रासायनिक खेती कर रहा है। बिल्कुल। और हमें देखते हैं कि वो अपने खेत में जो भी लगा रहा है, बीज से लेकर के कटाई तक, वो सब अपना कैलकुलेशन निकाले, जो कि किसान नहीं करता है। मैं सामने से जो देख रहे हैं उन सबसे ये कहना चाहता हूँ, इसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता है कि आप अपने, एक लाला होता है ना, दुकानदार होता है, वो जब दुकान खोलता है तो इनपुट क्या लगाया, आउटपुट क्या लगाया, हर चीज़ का हिसाब रखता है। पहले दिन से उसने दुकान में क्या क्या सामान लिया, क्या क्या उसने फर्नीचर कॉस्ट लगाई, वो सब लिखेगा, और फिर आउटपुट क्या हुआ वो सब हिसाब रखता है। लेकिन एक किसान है जो अपना हिसाब नहीं रखता है। अगर आप किसान अपनी सारी चीज़ों को लिखेंगे, उसमें साथ में अपनी मजदूरी प्लस ज़मीन का रेंट भी जोड़ेंगे, तो मैं समझता हूँ आप बराबर में जाएंगे या माइनस में जाएंगे। हमने अपनी ज़मीन में जो आज रासायनिक खेती कर रहे हैं, अपनी लागत बढ़ा ली है, मिट्टी, पानी, हवा और वातावरण को पूरा प्रदूषित कर लिया है, और जो चीज़ हम पैदा कर रहे हैं वही पूरा प्रदूषित है, जिसे खाने के बाद हम एक मीठा जहर खा रहे हैं, खिला रहे हैं। बिल्कुल। तो उसकी कैलकुलेशन में भी आप फायदे में नहीं हैं। लेकिन जब आप जैविक या प्राकृतिक खेती करते हैं तो आपका सारा सिस्टम ठीक होता है। आप जो चीज़ पैदा करेंगे वो शुद्ध होगी, हाइजीन होगी, जहर मुक्त होगी, जिसे खाने के बाद खुद खाएं या दूसरों को खिलाएं तो वो खा के आपको कोसेगा नहीं, उससे वो बीमार नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात,
ये जो मिट्टी आपको बुजुर्गों ने जिस तरीके से दी थी, आप अपने आने वाली संतति को, अपने आने वाली जनरेशन को आप वो अच्छी मिट्टी दे पाएंगे। पैदावार की जहाँ तक बात है, शुरू में क्योंकि ज़मीन का जीवांश कार्बन कम है, आपने 60 सालों से मिट्टी का दोहन किया है, आप मिट्टी से ले रहे हैं, फसल ले रहे हैं। अब एक एटीएम में हम पैसे डाल दिए और निकाले जाएं, उसको दें ना वापस। देने के नाम पे आप जहर दे रहे हैं और लेने के नाम पे आप उससे जो भी अच्छी चीज़ें वो ले रहे हैं, तो आप उसको देना भी तो पड़ेगा ना। तो जो आप ले रहे हैं, जो दे रहे हैं, वो बैलेंस होना चाहिए। तो जब आप ये सब चीज़ें करते हैं तो मिट्टी भी ठीक होती है, पानी, हवा, ये सब ठीक होते हैं। और अपनी आप धीरे धीरे, जहाँ तक उत्पादन की बात है, जब मिट्टी जैसे जैसे जीवांश कार्बन बढ़ता है, उत्पादन आपका बराबर हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि जिस दिन आपका 2% जीवांश कार्बन हो जाएगा, 1% से ऊपर जिस दिन होने लगेगा, आपको एक दाना यूरिया, डीएपी या किसी भी फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं है, मैं लिख के दे सकता हूँ। तो किसान को यदि जैविक या प्राकृतिक खेती की तरफ जाता है तो वो नुकसान में नहीं रहेगा। शुरू में साल 2 साल में उसको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन वो घाटे में नहीं रहेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अगर उसकी पैदावार कम भी जा रही है तो मैं उसको कहता हूँ बीच वाला रास्ता अपनाएं, जो मैंने शुरू में बताया कि आप संतुलित खेती करो। अपने खाने के लिए जो आप कर रहे हो 1, 2, 4 बीघा, उसमें आप प्योर जैविक कर लीजिए। वो उसमें भी वो खेत चुनिए जिस खेत में जमीन जिसकी बढ़िया हो, बलुई दोमट मिट्टी हो जिसकी, उस जमीन को चुनिए। अगर रेतीली मिट्टी है तो उसको मत चुनिए। जो खेत आपका सबसे बेस्ट है, जिसमें पानी को रोकने की क्षमता है, जिसमें जीवांश कार्बन अच्छा है, उसको आप जैविक में कन्वर्ट कीजिए और बाकी जमीनों में जैविक की प्रक्रिया शुरू कर दीजिए। धीरे 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 जैसे साल 2 साल होंगे, जैसे जैसे जीवांश कार्बन, आप मिट्टी की टेस्टिंग कराते रहिए। जीवांश कार्बन जिस दिन आपका 1% हो जाए, उस दिन आप उसमें जैविक करना शुरू कर दीजिए। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपका उत्पादन कम नहीं होगा। बीमारी, कीट की जहाँ तक बात है, वो आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। कहीं कभी कोई दिक्कत आती है तो हर्ष जी हैं, हम लोग हैं, हम आपके साथ हमेशा हैं। आप शुरू कीजिए, बस शुरुआत कीजिए। मकसद ये है कि हमने इस प्रकृति को शुद्ध, स्वच्छ बनाना है और जो चीज़ इसमें पैदा हो रही है उसको जहर मुक्त ही पैदा करना है। ये हमारा ध्येय होना चाहिए और ये किसानों को जरूर सोचना चाहिए इस चैनल के माध्यम से। अगर वो ये नहीं सोच रहे हैं, आज तक नहीं सोचा है, तो उनको आज से सोचना शुरू कर देना चाहिए। समस्या कोई आती है तो उसके लिए हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग आपकी पूरी मदद करेंगे। तो साथियों, जैसा कि आज हमने शिव कुमार जी के माध्यम से जाना कि जैविक या प्राकृतिक खेती दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और दोनों का मकसद केवल रसायनों से दूर हटकर प्रकृति के साथ जुड़कर खेती करना है। यूवी ऑर्गेनिक पर्माकल्चर फार्म पर पिछले 2 वर्षों से हमारा यही प्रयास है कि किस प्रकार रसायनों से दूर हटकर, अलग हटकर हम जैविक या प्राकृतिक तरीके से अपनी फसलों को उगाएं। मेरा खुद का मानना है कि जैसे जैसे आप जैविक या प्राकृतिक खेती को समझ के करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे आप अपनी लागत को कम करेंगे और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते चले जाएंगे। तो मैं धन्यवाद करूंगा श्री शिव कुमार जी का। अंत में सर 2 शब्द अगर आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहें तो। हर्ष जी के प्रयास को बहुत ही सराहनीय है और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि जो यूवी ऑर्गेनिक पर्माकल्चर चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह के जो सोच वाले किसान हैं वहाँ तक उसको भेजिए, जिससे कि जो ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग करना चाहते हैं उनको इसमें मदद हो सके। तो साथियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।